So how much did you want for it? You ain't talking money, you ain't talking jack. All I see is green, all I make is cheese. Put it in my pocket, then we going overseas. We make deals like Buffalo. We got a deal. Got Wow. the true meaning why niggas hustle slow. It sounds like a terrible idea to me. We can make money on it. You're talking money. Serious money. I know what I'm talking about. We're losing money. Just out of curiosity, what are your profit margins? The boys are back. The all-new season of Pawn Stars is 30th July only on History TV 18. वही कंपनी, वही लोग, वही भरोसा, सिर्फ पहचान नहीं। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ अब है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। युवा मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फोकस है हमारा म्यूचुअल फंड पर। सवालों के जवाब दे रहे हैं विवेक शर्मा। अगला सवाल लेते हैं। विजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विजय जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं नवी मुंबई से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या सवाल है आपका? मैं एट प्रेजेंट मैं 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करता हूँ पर मंथ। तो मैं ये पता करना चाहता हूँ कि जिसमें से मैं 8,500 अगर मैं टैक्स सेविंग फंड्स में डालूंगा तो मेरा 1 लाख का टैक्स ब्रैकेट पूरा हो जाएगा। ठीक है। मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि अगर टैक्स सेविंग फंड्स नॉर्मल फंड से कम रिटर्न देते हैं। ओके, तो आपको बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है, आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, साथ में आप चाहते हैं कि आपका टैक्स भी बचे, ठीक है? और इसलिए आप If I'll say frankly, मतलब 20,000 टोटल अमाउंट है। हाँ। 8,500 रुपीज आपको उसमें टैक्स सेविंग के लिए निवेश करना है बेसिकली। ओके, और बाकी के पैसे आपको इन्वेस्टमेंट कॉर्पस क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहते हैं। हाँ। क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं आप विजय जी? आपने बच्चे की पढ़ाई और शादी के लिए चाहते हैं पैसे जोड़ना? मैंने नीचे गोल्स में भी मेंशन किया हुआ है, मैंने अपने गोल्स जी लास्ट में। तो 15 से 20 साल में आपको चाहिए 20 लाख रुपए, वो बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए? पढ़ाई के लिए। और शादी के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी फिर? उसके अनदर 2-4 साल में 5-7 लाख। 5 से 7 लाख। और रिटायरमेंट के लिए आपने लिखा था आपको हर महीने 50,000 रुपए की जरूरत होगी। 60 साल की उम्र में आप रिटायर होने वाले हैं। करेक्ट, राइट? ठीक है। बताइए विवेक, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं जिसमें एक एस्पेक्ट ये है कि टैक्स बच जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन टैक्स सेविंग फंड्स को लेकर थोड़े डाउट है इनके मन में। पहला ये कि जो टैक्स सेविंग फंड है, क्या वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड नॉन टैक्स सेविंग फंड से रिटर्न बेहतर देते हैं या फिर कम रिटर्न देते हैं? देखिए, इस सवाल का कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता है, पहली बात, क्योंकि फंड का रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि फंड मैनेजर किन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरे एसेट क्लास क्या हैं। तो अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा की बात करूं तो पिछले 5 साल में निश्चित तौर से ऐसा पाया गया है कि टैक्स सेविंग फंड्स का रिटर्न कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड्स की तुलना में कम रहा है। लेकिन इसको फिर से कोई पैरामीटर नहीं बनाया जा सकता ये कंक्लूड करने के लिए कि हमेशा ही ऐसा रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास 20,000 रुपये का कॉर्पस है जिसे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने जैसा बताया कि उन्हें ATC में ये सेव करना है। मैं देख रहा हूँ कि उनके पास कुछ तो ऐसे इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो रहे होंगे अभी, जैसे कि अगर वो सैलरीड हैं तो उन्हें ये बेनिफिट होगा कि उन्हें उनके प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसे जा रहे होंगे जिस पर टैक्स बेनिफिट भी उनको मिल रहा होगा। बट अगर वो 8,500 रुपया निवेश करना चाहते हैं PF में या कहीं ऐसे जगह जहाँ पे उनका टैक्स बच जाए, तो उसके बाद जो 11,500 रुपये बचेंगे, उस 11,500 रुपये को वो जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, IDFC प्रीमियर इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, तो इन सारे फंड्स में अगर वो इक्वली डिवाइड करें या एक एडिक्वेट एलोकेशन करें हर फंड्स में 2,000-3,000 रुपया ऐसा करके वो 11,500 तक अगर इन्वेस्ट करते हैं और 12% का अगर रिटर्न आता है इन फंड्स पे अगले 15 साल में, तो उनके पास एक कॉर्पस जमा होगा जो कि करीब 57 लाख रुपए का होगा, 57 लाख रुपीस का। और अगर वो 30 साल तक ये निवेश अगर जारी रखते हैं, ये जो 11,500 रुपए की बात कर रहे हैं, अगर उसको वो मेंटेन करते हैं तो, और मार्केट अगर एक शर्त है उसमें कि मार्केट अगर 12% का रिटर्न देता रहता है आगे आने वाले 30 सालों में, तो इनका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा हो सकेगा तीनों चीज़ों का। पहले बच्चे की पढ़ाई का, शादी का, और ये जो 50,000 रुपया पर महीने
चाह रहे हैं एज पेंशन, वो भी इन्हें मिल सकेगा अगर 12% का रिटर्न आता है इन फंड से, और 11,500 रुपये वो निवेश करते रहते हैं। विजय जी, कोई और डाउट है आपको? तो मैं ये इसमें 8,500 में उसमें कुछ पैसा पीपीएफ में डालूं तो चलेगा, सही रहेगा? आई थिंक टैक्स सेविंग फंड से बेहतर ऑप्शन फिलहाल पीपीएफ ही रहेगा। जी हाँ, आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा पीपीएफ में डालना, क्योंकि आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जो 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा इक्विटी में ना हो, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में अनिश्चितताएं होती हैं, जिसकी वजह से अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना पोर्टफोलियो, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक क्रिटिकल फैक्टर है, तो आपको ये चाहिए कि आप पीपीएफ में डालें और बाकी जो निवेश की रकम है 11,500 वो आप म्यूचुअल फंड में डालें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा मेरे हिसाब से। जी चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अब्दुल नज़ीम ने अपना सवाल ईमेल के ज़रिए विशाखापट्टनम से भेजा है। इनकी उम्र है 28 साल, सैलरी करीब 22,000 रुपये प्रति माह। इन्होंने लिखा है कि ये हर महीने 8,000 रुपये बचा सकते हैं। कुछ फंड्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं विवेक, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल डिस्कवरी और IDFC प्रीमियर इक्विटी। इन तीनों में 1,000 रुपये निवेश करने की सोच रहे हैं। साथ ही जो 4,000 रुपये हैं वो चाहते हैं किसी टैक्स सेविंग फंड में डालना। यहाँ पर ये भी कंफ्यूज है कि पीपीएफ में जाए या फिर टैक्स सेविंग में जाए। और इनका एक सवाल ये भी था कि इस पूरे निवेश से 12 साल में कितने पैसे जुड़ जाएंगे। और एक और सवाल इनका आखिरी इनके निवेश से जुड़ा हुआ कि अगर मान लीजिए अभी किसी शहर में है, XYZ शहर में है, अगर ये ट्रांसफ़र लेके ABC शहर में जाते हैं तो क्या इनका बैंक अकाउंट जो चेंज होगा उसकी जानकारी क्या फंड हाउस को देनी होगी? अगर नहीं देते हैं तो फिर उनकी SIP कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो इनके 3-4 सवाल हैं। ऐसा करते हैं कि वक्त की थोड़ी कमी है यहाँ पे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और अब्दुल नज़ीम के चारों सवाल के जवाब देंगे। आप सभी बने रहिए योर मनी के साथ।